हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन को रील करने वाले हैं जिससे एक नहीं चार चार प्रश्न बनने वाले हैं। तो वो चार प्रश्न क्या है? तो वो चार प्रश्न आपके इस प्रकार से हैं और ये वीडियो के तहत जो है ना दोस्तों, ये चारों क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स ये चारों में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कहीं पूछा जाता है तो बिल्कुल सेम तरीके से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है कि ई गवर्नेंस क्या है। ई गवर्नेंस क्या है, इसकी उत्पत्ति, इसके लाभ और इसके उद्देश्य के बारे में बताइए। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा है कि ई गवर्नेंस से संबंधित सरकार द्वारा विभिन्न पहलों, सरकार द्वारा क्या किया गया उसके बारे में बताना है। और डिजिटल युग में ई गवर्नेंस के महत्व को बताना है। उसके साथ साथ चौथा है कि ई गवर्नेंस के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में समझाइए। तो ये चारों का प्रश्न दोस्तों, मीन्स इसका उत्तर जो है आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात आता है कि ई गवर्नेंस क्या है। सबसे पहले तो आपको यही जानना पड़ेगा कि ई गवर्नेंस क्या है, तभी तो इसके बारे में जानिएगा, इसकी उत्पत्ति के बारे में जानिएगा, इसके लाभ के बारे में जानिएगा और इसका महत्व के बारे में जानिएगा। तो देखिए अगर बात करते हैं ई गवर्नेंस का, तो कह सकते हैं सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को जनता तक इंटरनेट के थ्रू से पहुंचाना ही क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस कहलाता है। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं इंटरनेट की मदद से सरकारी सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने जाने वाली प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस कहते हैं। क्योंकि देखिए पहले भी सरकार के द्वारा बहुत सारे सुविधाएं निकाली जाती थी, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता था और भीड़ भड़ाके के कारण लोग जो है वो सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जितने भी सरकार के योजना है, चाहे देख लीजिए लड़कियों को जो है अभी सावित्रीबाई फुले योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त हो रहा है ना। तो सरकार के द्वारा जितने भी सुविधाएं दिया जा रहा है उसको इंटरनेट के मदद से आम जनता तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने ई गवर्नेंस के बारे में समझ लिया कि आखिर ई गवर्नेंस है क्या। अब देखिए यहां बताया जाता है कि ई गवर्नेंस जो है ना वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें से पहला है ई, और ई का अर्थ होता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, और गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है? शासन। मीन्स कह सकते हैं कि सरकार के व्यवस्थाओं को इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्थाएं के जरिए लोगों तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आपको कहा गया है कि ई गवर्नेंस जिसे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट कहते हैं, डिजिटल गवर्नमेंट कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट कहते हैं तथा ई शासन भी कहते हैं। मीन्स पूछेगा आपको कि ई गवर्नेंस को क्या क्या कहा जाता है, तो ई गवर्नेंस को इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, डिजिटल गवर्नमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट तथा ई शासन भी कहा जाता है। किसको? ई गवर्नेंस को। अब देखिए कहा गया कि इसका कार्य सभी सरकारी सुविधाओं को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाना। इसका कार्य क्या है कि जितने भी सरकार की सुविधाएं हैं उसको जो है ना ऑनलाइन के जरिए, मीन्स इंटरनेट के जरिए जनता तक क्या करना? आसानी से पहुंचाना है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ई गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि ई गवर्नेंस की उत्पत्ति, कि आखिर ई गवर्नेंस का उत्पत्ति जो है, इसका पहला कदम जो है वो कब रखा गया था, है ना। तो कहा जाता है कि भारत सरकार के द्वारा की गई इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब? 1970 में, और 1977 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना ई गवर्नेंस की दिशा में जो है ना पहला कदम था। मीन्स यहां से जो है ई गवर्नेंस का उत्पत्ति हुआ था। ठीक है, अब यहां पे बात आता है कि ई गवर्नेंस के अंतर्गत आने वाले कार्य, कि ई गवर्नेंस के अंतर्गत में आखिर क्या क्या कार्य किए जाते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप लोग सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो तो इसकी वीवीआई क्वेश्चन का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, और वीवीआई क्वेश्चन कुछ करवाए गए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गया, वहां से जाकर के आप लोग मेरे चैनल से सारे वीवीआई क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो। और मैं गारंटी लेता हूं कि यही वीवीआई क्वेश्चन से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आखिर ई गवर्नेंस के अंतर्गत में कौन से कार्य किए जाते हैं। तो पहला कार्य है कि आप ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए सभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। मीन्स आज जो हम लोग यूपीआई पेमेंट करते हैं,
ठीक है, फोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, ठीक है, जो पेमेंट करते हैं, वो सारे के सारे कार्य जो है वो किसके थ्रू से होता है? ई गवर्नेंस के थ्रू से। किसके थ्रू से? ई गवर्नेंस के थ्रू से होता है। मीन्स बैंकिंग के जितने भी सेवाएं हैं सारे के सारे ई गवर्नेंस के थ्रू से होता है। कहा जाता है कि जीएसटी से संबंधित सारे कार्य ऑनलाइन ही कर देते हैं। मीन्स जीएसटी से संबंधित जितने भी कार्य हैं सारे के सारे कार्य जो है आज ऑनलाइन हो जाते हैं। वो किसका देन है? तो ई गवर्नेंस का ही देन है। तीसरा कहा जाता है कि बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल, डीटीएच इत्यादि के बिल ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। मीन्स ई गवर्नेंस के द्वारा ही दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं? बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन, मोबाइल, डीटीएच सारे रिचार्ज वगैरह जितने भी बिल आते हैं सारे के हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन ही भर सकते हैं। और ये किसके द्वारा संभव हो सका है? तो ई गवर्नेंस के द्वारा संभव हो सका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर क्या गया है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन, इसी के थ्रू से हम लोग क्या कर सकते हैं? फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। किसके थ्रू से? ई गवर्नेंस के थ्रू से। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि आयकर रिटर्न फाइल के सभी कार्य ऑनलाइन किया जा सकते हैं। ठीक है, मीन्स इनकम टैक्स जितने होते हैं, ठीक है, मीन्स आपका हो गया इनकम जो बनता है, इनकम सर्टिफिकेट जो बनता है, वो सारे के सारे कार्य जो है ऑनलाइन किए जा सकते हैं। लेकिन पहले क्या ये सब कार्य पॉसिबल था? नहीं। ये जितने भी आपके जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है, ठीक है, आवासीय प्रमाण पत्र बन रहा है, सारे के सारे जो है ना आपके ब्लॉक में होते थे, जहाँ पे एक दिन में किसी का कार्य होता तो नहीं था, क्योंकि भीड़ ही इतना ज़्यादा होता था। लेकिन आज का युग जो है वो डिजिटल युग हो चुका है। आज हम लोग कहीं से भी और कभी भी क्या कर सकते हैं? फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है कि ट्रेन, बस और हवाई जहाज़ की टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। मीन्स पहले देखो, पहले क्या होता था कि अगर हम लोग को ट्रेन में सफ़र करना है, बस में सफ़र करना है और हवाई जहाज़ में सफ़र करना है ना, तो पहले हम लोग को वहीं पे जाकर के स्टेशन में जाकर के क्या करना पड़ता था? टिकट बुक करवाना पड़ता था। लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है। अब जो दोस्तों हम लोग अपने फ़ोन के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं? ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं, बस का टिकट और हवाई जहाज़ की टिकट बुक्स कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ई गवर्नेंस ने हम लोग को आधुनिकता की तरफ खींचा है। आधुनिकता मतलब समझते हैं? हाँ, कि विकसित करने का प्रयास किया। किसने? ई गवर्नेंस ने। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ गया कि आखिर ई गवर्नेंस के थ्रू से क्या क्या कार्य हो सकते हैं। अब यहाँ पे बातें आती है ई गवर्नेंस के लाभ का, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये भी पूछा था कि बताइए कि ई गवर्नेंस के क्या क्या लाभ होते हैं या तो क्या क्या महत्व होते हैं, है ना। तो लिखना आपको इस प्रकार से है कि ई गवर्नेंस से व्यवसाय और नए अवसरों का सृजन हुआ। ई गवर्नेंस जब चालू हुआ तो इससे क्या हुआ? नए नए व्यवसाय और अवसरों का सृजन हुआ। क्यों? जैसे मान लीजिए सारे काम ऑनलाइन होंगे, ठीक है, तो प्रज्ञा केंद्र भी तो चाहिए, है ना। तो इससे जो है लाखों कॉमन सर्विसेज सेंटर खुले, मीन्स प्रज्ञा केंद्र खुला, ठीक है, जिससे लाखों लोगों को क्या मिला? रोजगार मिला। अब मान लीजिए सारे कार्य आपका ऑनलाइन होंगे तो सभी लोग तो मोबाइल से करने नहीं जानते होंगे, सभी लोग के पास तो लैपटॉप नहीं होगा, सभी लोग के पास तो कंप्यूटर नहीं होगा, है ना। तो इसके ये कार्य करने के लिए जो है ना बहुत सारे प्रज्ञा केंद्रों का निर्माण हुआ, जिससे जहां पे जो है ना लोगों के सारे सुविधाएं प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट में कहा गया है कि ई शासन से समय व धन की बचत होती है। ई शासन से क्या हुआ? मिस ई गवर्नेंस से जो है ना दोस्तों क्या हुआ? समय की और धन की बचत हुई। कैसे? देखिए कहा गया कि पहले अधिकतर कार्य जो है ना कागजी फाइलों पर आधारित होते थे। पहले जितने भी कार्य होते थे वो सारे कागज पे होते थे। लेकिन अब जो है ना ये सब ऐसा रहा नहीं है। ठीक है, पहले कागज से संबंधित सारे कार्य होते थे, जितने भी कार्य हैं सारे के सारे कागज पे होते थे, जिससे समय और धन दोनों खर्च होते थे। लेकिन अभी जो है कंप्यूटर का युग आ चुका है और सारे कार्य जो हैं वो कैसे होते हैं? कंप्यूटर के थ्रू से होते हैं। तो वही कहा गया कि इसमें कंप्यूटर आधारित इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन काम होता है। और अब जो है ना कंप्यूटर के माध्यम से सारे कार्य ऑनलाइन होते हैं, जिसमें से समय भी बचता है और धन भी, मीन्स पैसा भी दोनों बचता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट में कहा है कि इसके साथ ही कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन काम जैसे घर बैठे या कहीं भी किया जा सकता है। मीन्स कहा गया है कि इसके साथ साथ कंप्यूटर से आधारित जितने भी ऑनलाइन कार्य हैं वो सारे के सारे कार्य आप घर में भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। अगर आपके पास फोन है, लैपटॉप है, तो ये कार्य आप कहीं भी और कभी भी कर सकते हो, है ना। फिर देखिए कहा गया
कि इससे क्या हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ है। इसका सातवां जो विशेषता है और जो लाभ है वो क्या है, इससे भ्रष्टाचार कम हुआ। भ्रष्टाचार क्या है कि पहले जब कार्य ऑफिसों में जाकर के करवाना पड़ता था ना, कागजी संबंधी करवाना पड़ता था, तो लोग क्या करते थे, दलाली करते थे। दलाली मतलब समझते हैं, हाँ, कि वो पैसे लेके कार्य करवाते थे। लेकिन अब सारा कार्य क्या हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है। इसलिए अब जो है ना, बिचौलियों और दलालों का जो है कुछ चलती नहीं है। ठीक है। सातवां में कहा गया कि लाभुकों के बैंक खाते में पेंशन की राशि, सरकारी आवास आदि की राशि सीधे आ जाती है। मीन्स कहा गया है कि अब जो है ना, मीन्स जो लाभुक होते हैं, जिनको पेंशन मिलता है, उनकी पेंशन की जो राशि है पहले कहीं और आता था। ठीक है, पहले मुखिया के पास आता था, ठीक है, सरपंच के पास आता था, लेकिन अब जो है ना, सीधे उनके बैंक खाते में ही उनका पैसा आ जाता है, मीन्स पेंशन की राशि आ जाती है। उसके साथ साथ सरकारी आवास जो है उसका भी राशि जो है कहाँ आ जाता है, सीधा बैंक खाते में ही आ जाता है, जिसके कारण अब दलाल लोग कुछ कर पाते नहीं है और किसी का बीच में कोई चलता नहीं है। आठवां इसका विशेषता है कि ई गवर्नेंस के माध्यम से एक कॉमन डाटा तैयार किया जाता है। ई गवर्नेंस के माध्यम से क्या होता है, एक कॉमन डाटा तैयार किया जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्य के लिए किया जाता है। नौवां इसका उद्देश्य है कि इसके द्वारा नागरिक स्वयं भी सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। मीन्स कहा गया है कि इसके द्वारा नागरिक क्या कर सकते हैं, स्वयं मीन्स खुद भी जो है ना, सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज हम लोग ई कल्याण का फॉर्म भरते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, तो हम लोग खुद भी फॉर्म भर सकते हैं, है ना, खुद भी हम लोग फॉर्म भरते हैं। तो वही कहा गया कि इसके द्वारा नागरिक स्वयं भी क्या करते हैं, सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाते हैं। यह संभव हुआ है तो किसके कारण, ई गवर्नेंस के कारण संभव हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पॉइंट नंबर 10, कहा गया कि ऑनलाइन जाति, आवासीय व आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे समय की काफ़ी बचत होती है। इसका 10वां जो लाभ है वो क्या है कि ऑनलाइन जातीय, आवासीय और आय प्रमाण पत्र के लिए जो है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा था क्या, नहीं, पहले आपको ब्लॉक में जाकर के ये सारे कार्य करवाने होते थे। लेकिन अब हम लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं, प्रज्ञा केंद्र में जाकर के खुद से जो है हम लोग ऑनलाइन करवा सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे समय की बचत होती है। पहले जब ब्लॉक में हम लोग जाते थे, दिन दिन भर वहाँ पे टाइम वेस्ट करना पड़ता था और वो कार्य होगा कि नहीं होगा उसका भी कोई गारंटी नहीं था। तो ये सारे फायदे जो हैं हम लोग को ई गवर्नेंस के थ्रू से मिल रहे हैं। अब यहाँ पे बातें आती है टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस का, किसका, टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्या कहा गया है कि ई गवर्नेंस के प्रकार, कि ई गवर्नेंस आखिर कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ई गवर्नेंस की अगर बात करें तो यह जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितना, 4 प्रकार के होते हैं। जिसमें से पहला आपका है G2G, मीन्स गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। क्या है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मीन्स सरकार से सरकार। ठीक है। दूसरा आपका है G2C, क्या है, G2C मीन्स गवर्नमेंट टू सिटीजन, सरकार से नागरिक। ठीक। तीसरा आपका है G2B, क्या है, G2B कहने का अर्थ है कि सरकार से व्यवसाय के बीच में संबंध। फिर चौथा इसका है G2E, क्या है, G2E जिसमें कह सकते हैं कि सरकार टू एम्प्लॉइज में सरकार से संबंध किसका, कर्मचारियों का। तो इसको दोस्तों, इसका वर्णन जो है विस्तृत रूप से हम लोग नीचे में करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि अगर आप लोग डिजिटल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो तो इसकी फुल्ली तैयारी आपको करवा दिया गया है। और जो भी क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं सारे क्वेश्चन आज जो है कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके वीवीआई क्वेश्चन को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग सारे वीवीआई क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। अब देखिए पहला आपका था G2G, सरकार से सरकार। कहने का अर्थ है कि G2G प्रकार के ई गवर्नेंस में जो है ना, सरकारी विभाग दूसरे सरकारी विभाग से संपर्क कर सकता है। मीन्स ये जो ऐसा माध्यम है जिससे क्या कहा गया कि सरकारी विभाग जो है ना, अपने दूसरे सरकारी विभाग से क्या कर सकता है, संपर्क कर सकता है और इससे सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। अब दूसरा क्या है G2C, G2C क्या है, सरकार से नागरिक, मीन्स नागरिक जो है ना, सरकार से डायरेक्टली क्या कर सकती है, सुविधाएं प्राप्त कर सकती है। वही कहा गया कि G2C उस गवर्नेंस को कहा जाता है जब एक आम नागरिक इसकी मदद से अपने सरकारी कामों को आसानी से पूरा कर सकता है। मीन्स कहा गया है कि जब एक आम नागरिक अपने सरकारी कामों को आसानी से पूरा कर सकता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरकार से नागरिक। क्या कहते हैं, सरकार से नागरिक में G2C कहते हैं। अब तीसरा यहां पे आता है G2B, क्या आता है, G2B सरकार से व्यवसाय।
क्या? सरकार से व्यवसाय। कहा गया कि G2B के अंदर देश के व्यापारियों की ई गवर्नेंस की सुविधा दी जाती है। मीन्स इसके अंतर्गत जो है ना, देश में जो व्यापारी होते हैं उसको सुविधाएं दिया जाता है। इस सुविधाएं के अंतर्गत में जो है व्यापारी घर बैठे ही सरकारी कामों को आसानी से कर पाते हैं। जितने भी कार्य हैं वो क्या कर सकते हैं, घर बैठे ही कार्य कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका है 4 में G2E। क्या है? G2E सरकार से कर्मचारी। क्या है? सरकार से कर्मचारी। कहा गया है कि G2E में सरकारी कर्मचारी से सरकार आसानी से संपर्क कर सकते हैं। मीन्स कहा गया ना, इसमें सरकारी कर्मचारी जो है उससे सरकार जो है क्या कर सकती है, सीधे संपर्क कर सकती है और आसानी से संपर्क कर सकती है। तो ये जो है इसके विशेषताएं थे और इसके प्रकार थे। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और चारों में से अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जाए तो आपको बिल्कुल सेम तरीके से आंसर लिखना है, क्योंकि चारों का आंसर मैंने मिला करके इसमें दिया है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।